क्या चल रहा था भाई? अभी क्रिया चल रहा था। हाँ, वो कल वाली टेबल याद करी क्या? अभी पता चल जाए। हाँ बताओ, क्या लिखो सबसे पहले? केदारनाथ के बाद में क्या लिखूं भाई? हाँ, अरे बातें नहीं करनी। अरे अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, देख के बोल दो। अपना उद्देश्य याद करना है ना? नहीं भी याद है तो देख के बोल दो, याद होगा ही होगा। हाँ, आलू। आलू के बाद में क्या है? बाद में पकाता है। उसके बाद में पकाता है के बाद में क्या है भाई? हेजी। कौन है? कौन है? आगे आओ। चलो, ये तो तुमने लिखा। अब मुझे प्रतीक बताना दिखा। कैसे बताओगे? पोटेशियम। ना, नात का मालिका, आलू का, जरा का, फीके का, पकाता का, पीबी, है का, कौन, को पहेजी, आगे, और आओ, और एयू को क्या कहते हो? और एजी को क्या कहते हो? चांदी। और एच जी को मरकरी, या सी यू को कॉपर, पीबी को, इसी को आप सामान्य भाषा में शीशा बोल देते हो। एफ ई को आयरन, फेरस नहीं है। जेडन को जिंक। एल्यूमिनियम को, एल को एल्यूमिनियम, ये पता है आपको। चलो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के फीते का जलना कौन सा प्रक्रम है? रासायनिक प्रक्रम। कैल्शियम, सोडियम है। सोडियम और पोटेशियम, ये लिखा था कल, है ना? अपन ने कहा था कि हाइड्रोजन से ये जो ऊपर है, ये सारे क्या है? क्रियाशील। बीच में टेबल में एक हाइड्रोजन लिखा था ना, कि हाइड्रोजन से जो ऊपर के तत्व है उनको क्रियाशील तत्व मानते हैं अपन। और हाइड्रोजन से जो नीचे है, जैसे कौन कौन है? कॉपर, पारा या एच जी, ए जी और ए यू, इनको कम क्रियाशील तत्व कहा जाता है। अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व। अब ये चीज़ें क्यों पढ़नी पड़ रही है? इसका कारण है क्योंकि एग्जाम में रिएक्शन लगातार पूछ रहे हैं, सब उसको रट रटा, किसी समझ के जाएगा, कोई रट के जाएगा, जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो अपनी तरफ से याद करके जाएगा उनको। अब एग्जामिनर के पास में टॉपिक तो वही है, 2 साल बाद में भी वही टॉपिक है, 3 साल बाद में भी वही टॉपिक है, उसके बाद में भी हमारे गलत हो रहे। अब वो जैसे पूछ ले कि अधिक सक्रिय तत्वों का जो है युग्म है, 3 3 के पेयर बना दो आपको, कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अधिक सक्रिय तत्वों का युग्म है, वो हो सकता है 3 3 ले ले या 4 4 ले ले। तो आपने को देखना है कि इन 3 या 4 तत्व जो लिखे गए हैं ऑप्शन में, उनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन से हैं, या ये पूछ ले कि कम क्रियाशील तत्व छाटो आप, 3 3 4 4 एक साथ लिखिएगा। तो अब ऐसे प्रश्न वही विद्यार्थी या वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको ये याद है टेबल, बाकी ये बस की नहीं है। जिसको ये याद है वही कर सकता है। अब इसको टेबल को देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है हाईली, पोटेशियम है।
जो ये आपके पटाखे वगैरह आते हैं इनमें पोटेशियम होता है। उसके बाद में जो है आपका तत्व है वो कौन सा है, सोडियम। आग में खुला छोड़ते हैं तो ये आग पकड़ लेता है, ऑक्सीजन से तीव्र गति से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। उसके बाद में कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में कौन सा, मैग्नीशियम। अब देखो आपके वहाँ कन्फ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि वो ये तो क्या शुरू शुरू के तो सबको याद होते हैं सोडियम पोटेशियम वाले। तो यहाँ एक तो ये जो जिंक वाला है, ये जो आपका, या मैं कहूँ कि जिंक वाला है, एक तो ये कन्फ्यूजन करता है। दूसरा ये कॉपर, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिंक ज़्यादा एक्टिव है या कॉपर ज़्यादा एक्टिव है ना। तो अब इस श्रेणी को जो जिसको याद है वो तो तुरंत बता देगा कि कॉपर से ज़्यादा जो क्रियाशील है वो कौन सी है, जिंक है। तो जिंक से कम क्रियाशील है कौन है, कॉपर। अब एक इसका लफड़ा पड़ता है, आयरन का। आयरन जिंक से तो कम क्रियाशील है, देखने से पता चल रहा है कि लोहा जो है, आयरन जो है वो जिंक से तो कम क्रियाशील है, पर किससे ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील। सबसे कम जो अपन ने टेबल में सबसे कम क्रियाशील जो लिखा है, सोना। इसीलिए सोने पे जंग नहीं लगता है, क्योंकि वातावरण से ऑक्सीजन या नमी से क्रिया नहीं करती। लोहे पे जंग लग जाता है क्योंकि आसानी से नमी से क्रिया कर लेता है। और जंग लगना कैसी जो है अभी प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम। पिछली बार प्रश्न पूछा था लेकिन जंग के सूत्र के आधार पे पूछा था, अभी करेंगे उसको भी डिस्कशन। तो ये चीज़ को टेबल याद है। अब जैसे हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा में लिखा था, अब आप क्या करते हो कि वर्तमान में जो भी मेथड चल रहा है मार्केट में, इसने इसको हटा दिया, इसने इसको हटा दिया, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। एग्जामिनर अपने से ज़्यादा समझदार है, वो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखेगा जो पॉसिबल ही नहीं है। कम क्रियाशील तत्व जो है अधिक क्रियाशील तत्वों को हटा रहा है, वो ऐसी अभिक्रिया लिख रहा है वहाँ पे। अब तुम सोगे हाँ इस जिंक, कॉपर ने जिंक को हटा दिया, कैसे हटाएगा कॉपर? ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखाएगा वो जिसमें जो है कॉपर किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, जिंक को कर रहा है। और फिर तुम तुरंत लिखोगे कि ये अभिक्रिया जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है। उसमें एक नीचे ऑप्शन होगा कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। उस ऑप्शन तक पहुंचने ही नहीं दिया तुम्हें, और पहुंच भी जाते तो भी तुम प्रतिस्थापन ही कर। तो ये चीज याद रखना, अगर ऑप्शन में ये वर्ड देखने को मिल रहा है, चारों ऑप्शन देखना कि उपरोक्त अभिक्रिया संभव नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कैसी हो सकती है कि कम क्रियाशील तत्व जो है वो अधिक क्रियाशील तत्वों को तो नहीं हटा रहा है कहीं, ये देखना हो सभी। अगर ऐसा ऑप्शन आपकी परीक्षा पेपर में देखने को मिल रहा है कि जो है उपरोक्त अभिक्रिया संभव नहीं है, तो एक बार अभिक्रिया को चेक कर लेना कि कहीं कम क्रियाशील तत्व अधिक वाले को तो नहीं हटा रहा है। अगर ऐसा है, जैसे कॉपर जिंक को हटा रहा है, तो क्या इस टेबल के आधार पे कॉपर जिंक को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। और जल्दबाजी कहो या तुम जैसे पढ़ के कहो या जो भी तुम्हारा टीचिंग स्टाइल है उसमें तुम प्रतिस्थापन, और फिर आगे कहते हो कि हमें क्लास में पढ़ाया ही ऐसा गया था, पढ़ाया ऐसा गया था लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ी थी वहाँ। और परिभाषा में साफ साफ सिर्फ एक ही लाइन लिखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वही है, अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्थापन कर। तो अब कुछ अपन एग्जाम्पल। अब प्रतिस्थापन भी दो प्रकार का होता है, एक ही तत्व या एक ही परमाणु समूह या एक ही आयन प्रतिस्थापित हो, या अभिक्रिया में कितने हो, तो अगर दो प्रतिस्थापित हो रहे हैं तो ये द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगर एक का ही हो रहा है तो ये एकल प्रतिस्थापन है। तो लिखो इसमें, ये याद हो गया ना सबके, अभी देखेंगे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जब। लिखो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्थानांतरण के आधार पे, स्थानांतरण के आधार पर दो प्रकार की होती है। स्थानांतरण के आधार पे दो प्रकार की होती है। पहला लिखना एकल प्रतिस्थापन, एकल प्रतिस्थापन। नंबर दो लिखना द्विप्रतिस्थापन।
एग्जाम्पल नंबर 1, कॉपर सल्फेट। ये Cu4, ये नहीं है ना, कॉपर ही है केवल। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये अभिक्रिया करता है जिंक से। और क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। और क्या निकल जाता है? और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, सबके कलर नहीं होते, जिस जिसके होंगे मैं लिखाती जाऊंगी। कैसा होता है? कल ही लिखवाया था, नीला। लेड क्लोराइड, कॉपर। लेड ज्यादा क्रियाशील है या कॉपर? है ना, उसमें देखो आप टेबल में, लेड के बाद में आ रहा है कॉपर। तो और परिभाषा में ये तो लिख रहे हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक क्वेश्चन भी लिखते हैं अपन, बहुत सरल है, अब बहुत सरल लगेगा, देखना तुम। तो ये लिख लो, कॉपर सल्फेट वाला। लिख लिया? देखो ये क्या है? लेड। ये क्या है? कॉपर है। अब इधर जो है क्या बन गया? PbCl2। और इधर CuCl2 था। अब कॉपर की जगह कौन आके बैठ गया? लेड आ गया। इसका मतलब लेड ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया? कॉपर को। और क्या बन गया? लेड को। और क्या निकल गया? कॉपर। अब लिखो प्रश्न। उपरोक्त रासायनिक समीकरण, उपरोक्त रासायनिक समीकरण, उपरोक्त रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है। निम्न प्रकार से है। ZnSO4 प्लस कॉपर, CuSO4 प्लस Zn। पहला, द्विप्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर 2, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर 3, संयोजन, बात नहीं करनी भाई, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं।
जिंक सल्फेट ZnSO4। आपको रासायनिक अभिक्रिया तो याद करने में अपने आप बता दूंगी, ये तो सब लिखी हुई मिलेगी, कुछ याद नहीं करना, केवल आपने जो क्लास में सीखा है उसको अप्लाई करना है, वो दिमाग में रखना है एनी हाउ। वो अगर निकल गया जो सीखा है फिर कुछ नहीं हो सकता। अभिक्रिया याद नहीं करनी है, मैं बता दूंगी याद कौन सी करनी है। एक तो लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक अभिक्रिया याद करके जानी है। एक बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुना, ये याद करके जाती है। 2-3 अभिक्रिया है। एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, अच्छी बात है ना, तुरंत दिमाग में आ गया। ऐसे ही दिमाग एग्जाम हॉल में चलना चाहिए। वहाँ क्या हो जाता है? पहले से ही जो है हैंडल करना सीखो। ये जो 3 महीने बच्चे हैं इसीलिए बच्चे हैं। तुम्हारा तो रिवीजन चल रहा है, उसके बाद में समस्या आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, कैसे भी नहीं आनी चाहिए। अब बताओ भाई, अभी जस्ट पढ़ा है। अब देखो तुम क्या करते हो, इधर अभिकारक को देखते हो, है ना, और इधर किसको देखते हो, उत्पाद को देखते हो। फिर देखो जो भी तुमने सीखा है जिस भी स्तर पे, अब तुम ये करते हो कि इधर तो SO4 के साथ में जिंक जुड़ा है और इधर जो है कॉपर जुड़ गया। इसका मतलब कॉपर ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। एकदम फुल कॉन्फिडेंस से करके आते हो तुम। जब आंसर की सामने आती है तो उत्तर क्या आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण अब आपको पता है। हाँ हाँ, कॉपर तो कम क्रियाशील है किसकी तुलना में, और कम क्रियाशील तत्व कभी भी अधिक क्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकता। इसीलिए इसका जो है आंसर क्या जाएगा, तो लिखो इसके नीचे एक लाइन। तो अगर ऐसा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा पहले ऑप्शन देख लेना आप। अगर ये सीधा हड़बड़ाहट में प्रश्न मत करना कि मैंने तो बहुत अच्छे से तैयारी करके आया हूँ मैं तो। अगर ये ऑप्शन ऐसा दिख रहा है तो एक बार चेक कर लेना, कहीं कम वाला अधिक को तो प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है, एक बार देखने। और वो तभी चेक होगा जब ये टेबल याद है आपको। तो इसका आंसर तो लिखना है इसमें, कॉपर 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 जिंक से कम क्रियाशील कम क्रियाशील कम क्रियाशील होता है, अतः जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। कैसी भी अभिक्रिया लिखिए, उसकी मर्जी हो तो लिखिए, अपने को ये कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है। अब मान लो जी ऐसे लिख दूं मैं, FeSO4, है ना, इसकी अभिक्रिया मान लो मैं करा दूं जिंक से, और लिखा ZnSO4 प्लस Fe। अब बताओ, ऑप्शन यही है। आओ इसका उत्तर तभी ऐसे तो बताओ, दिखा। जिंक ज्यादा क्रियाशील है या लोहा, जिंक ज्यादा है, इसका मतलब ये सही है, ये अभिक्रिया होगी। और इसका उत्तर क्या जाएगा, प्रतिस्थापन। इसका आंसर क्या जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके आंसर तभी निकलेंगे, मैं कल भी कह रही थी, ये पूरा एक पेज आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रश्न सही करवा सकता है, बाकी माथापौड़ी करने की जरूरत ही नहीं। ये याद है आपको तो आंसर फटाफट निकलते जाएंगे। अब आपको एक बात तो समझ में आ गया अभी यहाँ पे, कि जो है कॉपर से ज्यादा सक्रिय जिंक भी है, लोहा भी है, यही पता लग गया। ये तो अगला लिखो, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। गलत होगा, अभी टेबल याद रहेगी। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं
ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जिसमें अभिकारक अभिकारक के दोनों परमाणु समूह है, दोनों परमाणु समूह है या दोनों शब्द लिखना आयन, दोनों आयन, एक बार लिखो फिर उदाहरण समझ में आएगा। दोनों आयन प्रतिस्थापित होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण लिखा, CuSO4 को क्या कहते हो भाई? कॉपर सल्फेट। पूछा हुआ सवाल है, जरूरी नहीं है जो पूछे वो नहीं आ सकते, आ सकते हैं बिल्कुल। और इसको क्या कहते हैं? NaOH, सॉरी NaOH है, पूरा लिखो इसको, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सब लिखा हुआ मिलेगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक। और इधर क्या बन रहे हैं? उत्पाद, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसमें देखो एक बार अभिक्रिया को देखना है, एक बार प्रतिस्थापन हो रहा है या दो बार हो रहा है? दो बार हो रहा है। बिल्कुल हमेशा उधर नहीं देखना आपको, पहले इधर देखो, पहले अभिकारक को देख के फिर उत्पाद की तरफ बढ़ना है। यहाँ कॉपर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? सल्फेट, SO4 जुड़ा हुआ है ना? हाँ, दो सोडियम में लिखना, दो सोडियम में लिखना, दूसरी अभिक्रिया लिखना, इसको काट देना ना, सोडियम में लिखना। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है? SO4, और इधर कॉपर के साथ में क्या जुड़ा? OH। इसका मतलब यहाँ पर OH ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया? SO4 को। अब इधर OH की जगह कौन चला गया? चलिए अभिक्रिया लिखो, तो अभिक्रिया लिखो और इसमें नंबर 1 करके लिखो। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में लिखो, पहले लिखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो उपरोक्त, हाँ, तो थोड़ा टिपिकल बनाते हैं। रुको, ये जरूर लिखना अभिकारक और उत्पाद। सोडियम सल्फेट,
सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये सब लिखी हुई मिलेगी आपको अभिक्रियाएं। आप ज्यादा जितना हो सके समझने की कोशिश करो। अब देखो अभिकारक और उत्पाद का कंपैरिजन करो, दोनों एक जैसे हैं या हेराफेरी हुई है? हाँ, कितनी बार हुई है? इधर कॉपर के साथ में क्या जुड़ा है? SO4। और इधर क्या जुड़ गया? OH। यानी कि ये OH उठ करके कहाँ चला गया? SO4 के स्थान पे। इधर सोडियम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? और इधर सोडियम के साथ में क्या जुड़ा है? इसका मतलब यहाँ SO4 किसकी जगह चला गया? OH की जगह। दो बार हो रहा है ना, एक तो इधर तो SO4 हट रहा है और इधर से क्या हट रहा है? OH। तो दो बार हेराफेरी हो रही है, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? द्विप्रतिस्थापन। दोनों अभिकारक को देखो, इस वाले में भी हेराफेरी हो रही, इधर देखने पर यहाँ पे SO4 है और इधर कौन सा है? OH है। इसका मतलब एक प्रतिस्थापन तो सीधा सीधा ये दिख रहा है अपने को। दूसरा NaOH है और यहाँ पे Na के साथ में क्या है? SO4। तो इसका मतलब दूसरा प्रतिस्थापन दूसरे अभिकारक में भी हो रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया में दो बार प्रतिस्थापन हो रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? द्विप्रतिस्थापन। तो लिखो इसमें, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में दो बार प्रतिस्थापन हो रहा है। दो बार प्रतिस्थापन हो रहा है। पहला लिखना SO4 का प्रतिस्थापन। SO4 की जगह कौन बैठ गया? OH बैठ गया। SO4 का प्रतिस्थापन। नंबर 2 लिखना OH का प्रतिस्थापन। OH का प्रतिस्थापन। भाई कितनी बार दिख रहा है? दो बार दिख रहा है। हमेशा किसको देखना है सबसे पहले? और अभिकारक की तुलना किससे करनी है? इधर कॉपर के साथ में कौन है? इधर कौन आ गया? इसका मतलब एक प्रतिस्थापन तो सीधा सीधा यहाँ देखने को मिल गया। दूसरा, इधर Na के साथ में क्या है और इधर Na के साथ में क्या है? इधर दूसरा। इसका मतलब दो बार प्रतिस्थापन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। पूरी गाथा लिखानी पड़ेगी। CuSO4 में SO4 का किसने किया? OH ने। NaOH में किसने OH का किसने किया? SO4 ने। ये तो अभिक्रिया को देख के समझ, लिख लो भाई, इसको भी लिखो। लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट। ऐसे तो भैया था, एक साल तक कोर्स पूरा नहीं होगा फिर। समझ में आ गया ना? दो बार हो रहा है, कैसे भी समझ में आए। आ गया ना या नहीं आए? लिखो अब इसमें आगे। उदाहरण नंबर 2 लिखो, इंपॉर्टेंट करना ये। यदि लिखो, यदि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया
सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो यह द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये ना लिखी हुई मिलेगी पेपर में, अब आपको तो पहचान करनी है ना। ये लिखो पहले, फिर आप मुझे बताओ मैं क्या क्या लिखूँ इधर। सब कुछ सामने जैसे पेपर में आ गई, यही आ गई मान लो, और आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। पहले देखो, देखना सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। हाँ चलो नाइट्रेट लिखो। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवाई जाती है। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किससे कराओगे भाई? पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड से करवाई जाती है तो यह द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नाम लिखे हुए बोर्ड पे, नहीं लिखा वो लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो भाई, AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। बात मत करो भाई साहब, पोटेशियम नाइट्रेट। अब मैं हिंदी नहीं लिखवाऊंगी, इनकी ना थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी, सीधी अभिक्रिया लिखूंगी मैं। अब मुझे बताओ बार प्रतिस्थापन, अब ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक। हमेशा आपको पेपर में लिखी हुई मिलेगी, अभिकारक को किससे कंपैरिजन करना है? उत्पाद से कंपैरिजन करना है। इधर Ag के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? देखो Ag के साथ में क्या जुड़ा है, इधर Ag के साथ में क्या जुड़ा है? इसका मतलब NO3 का क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। एक प्रतिस्थापन तो ये देखने को मिल गया। दूसरा यहाँ पर क्या है? KCl। पोटेशियम के साथ में क्या है? Cl है। और इधर पोटेशियम एक K के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? तो इसका मतलब दूसरा प्रतिस्थापन यहाँ पर हो गया। इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? द्विप्रतिस्थापन। कर लोगे ऐसे? हाँ कराएंगे। इसको लिखो नीचे कि अभिकारक उत्पाद जरूर लिखते जाना। अभिकारक का कंपैरिजन आपको उत्पाद से करना। इसमें यहाँ अभिकारक लिखना और यहाँ उत्पाद लिखना। हाँ उदाहरण नंबर 3। पूछा हुआ सवाल है फर्स्ट ग्रेड में। कर लोगे ना? बात करोगे तो कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ। सत्य हमेशा कड़वा होता है। हो सकता है मेरी बात इस टाइम बुरी लग रही है, ये हवा में ले रहे हो तुम इन चीज़ों को, सारे समझने का खेल है वहाँ पे। 5-7 दिन बात नहीं करोगे तो भी काम चल सकता है मेरे हिसाब से। लिखो इसको, क्वेश्चन के रूप में लिखो इसको। एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया, तुम हिंदी में लिखते जाना। एक रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम, एक रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट, सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से
बेरियम क्लोराइड से करवाई जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 वियोजन अभिक्रिया। और नंबर 4 द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये सवाल पूछा हुआ है और ये अभिक्रिया लिखी थी। फिर अभिक्रिया मैं कह रही हूँ ना, मिलेगी लिखी हुई। ये अभिक्रिया लिखी थी। और अभी भी ये सीईटी का एग्जाम लगा है ना, उसमें भी रिपीट हुआ इशू। Na2SO4 क्या ये सोडियम से प्रश्न में लिखा है, इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड से। क्या बना? बेरियम में। ये सब लिखा हुआ था पेपर में, कि आपको तो केवल पहचानना था। सारा का सारा लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। और ये लिखा हुआ था ग्रेड फर्स्ट में 2022 में पूछा हुआ एक पारी में प्रश्न। और यही सेम ऑप्शन थे, आपको छांटना था। याद नहीं करनी है आपको, मैं बता दूंगी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया याद करनी है। ये याद नहीं करनी है, ये लिखी हुई मिलेगी, केवल समझाना है आपको। क्या अगर मान लो ये अभिक्रिया है, तो आप उत्तर क्या करोगे इसका? अब आप मुझे बताओगे कि भाई द्विप्रतिस्थापन आप किस आधार पे बता रहे हो इसको? यहाँ पर क्या है और वहां पर क्या आ गया? एक प्रतिस्थापन तो ये हो गया सीधा सीधा। दूसरा यहाँ बी ए के साथ में क्या है, और यहाँ पर यहाँ सोडियम के साथ में क्या है? तो ये Cl2 किसके साथ में चला गया? इसका मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? दूसरा प्रतिस्थापन। इसका मतलब प्रतिस्थापन कितना हो रहा है? हमेशा ऐसी अभिक्रिया की तुलना किससे करनी है? अभिकारक की। अरे देखने से पता चल रहा है दोनों अलग अलग है। इधर Na2SO4 है, उधर BaSO4 है। चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? साफ साफ पता है। यहाँ SO4 के साथ में सोडियम जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है? बेरियम। नंबर 1 प्रतिस्थापन। दूसरा, यहाँ बेरियम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? Cl2। और यहाँ पे ये Cl2 किसके पास चला गया? सोडियम के साथ में। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कौन सा प्रतिस्थापन है। तो लिखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिकारक और उत्पाद एक जैसे हैं क्या? दोनों अलग अलग है या एक ही अलग है? तो दोनों अलग है तो द्विप्रतिस्थापन हुई कि नहीं हुई? बस यही तो समझना है। अभिकारक और उत्पाद दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक अभिकारक या एक उत्पाद अलग है या दोनों ही अलग है? दोनों ही अलग है। इसका मतलब अभिक्रिया आ गई समझ में? आगे चलो, इंपॉर्टेंट करना। एक रासायनिक अभिकारक, हिंदी में लिखते जाओ, मैं फॉर्मूले लास्ट में लिखवा दूंगी। एक रासायनिक अभिकारक लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है। तो दो विभिन्न प्रकार के उत्पाद
दो विभिन्न प्रकार के उत्पाद तथा दो विभिन्न प्रकार के उत्पाद दो विभिन्न प्रकार के उत्पाद तथा तथा निर्मित होने वाले उत्पाद अभिकारक से पूर्णतः भिन्न है। अभिकारक से पूर्णतः भिन्न है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 लिखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। नंबर 1 लिखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। और नंबर 2 लिखना, वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन नंबर 3 कुछ नहीं है। नंबर 3 लिखो, पढ़ के आया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। वियोजन लिखा था ना कल, टूटना, ये डिसोसिएशन। हाँ, संयोजी अभिक्रिया का विपरीत पढ़ा था ना, वियोजन, डिसोसिएशन। नंबर 3 लिखना, प्रतिस्थापन। इंपॉर्टेंट कर लेना ये। और नंबर 4 लिखना, द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। और ये अभिक्रिया लिखी हुई मिलेगी, जो पूरी राम कहानी करके वो आपको डाइवर्ट करेगा, वो शब्दों में भी लिख के। लिखो रासायनिक अभिक्रिया को। इसका उत्तर तो करोगे, लेकिन ये लिखो। तो कौन से रह गए? उदासीनीकरण लिखा, दूसरा कौन सा लिखा? वियोजन, तीसरा प्रतिस्थापन, और चौथा लिखना द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड। यह अभिक्रिया मान लो पेपर में ये लिखी हुई है, वो कुछ भी राम कहानी गाए, अभिक्रिया लिख के फिर कहेगा बताओ। अब अभिक्रिया आपने जो कॉपी में लिखी है, कॉपी को ही देखना है और फिर बताना है। मैंने हमेशा बोल रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आए, अभिकारक को किससे कंपैरिजन करना है? उत्पाद से। अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट मेथड पे आ जाओ। हमेशा अभिकारक को किससे तुलना किससे करनी है? जैसे विकारक है सेम टू सेम, क्या वैसे ही उत्पाद है क्या? एक उत्पाद अलग है या दोनों ही अलग है? इसका मतलब दोनों अलग है, इसका मतलब 2 बार क्या हुआ है? तो अभिक्रिया कैसी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसने किसको कौन हटा रहा है बताओ, दिखा देख के। ये नाइट्रेट किसके साथ में जुड़ गया? पोटेशियम के साथ में जुड़ गया। और आयोडीन किसके जगह आ गया? 2 बार हेरा फेरी हो रही है। एक बार तो NO3 उधर जा रहा है, एक बार आयोडीन इधर आ रहा है। इसका मतलब 2 बार हेरा फेरी हो रही है देखने में। अगर कुछ भी दिमाग नहीं काम करे तो अभिकारक की तुलना किससे कर लेनी है? ये देखो, क्या उत्पाद सेम है? नहीं, दोनों उत्पाद अलग अलग है। इसका मतलब आया कि नहीं आया? अब लिखो अगला होमवर्क, क्वेश्चन लिखो।
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से है, लिखो BaOH2। तो क्या कहते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2। इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, 2Ki। उत्तर सीधा यही लिखोगे, घर के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे लिए ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो लास्ट हथियार पर आ जाओ। ये के है ना, 2KOH। बेरियम आयोडाइड, और इसको क्या कहते हैं भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सीधा उत्तर लिखोगे, बातचीत नहीं करनी रे बाबा। पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम BAI। हाँ, आई सही है। समीकरण संतुलित कर लेंगे, उसकी कोई नहीं है। आपको संतुलित करने वाली अलग चीज मिलेगी आपको। केवल अभी विस्थापन द्विविस्थापन की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी तुम संतुलन में मत घुसो, जिस टॉपिक चल रहा है उससे मत भागो। संतुलित करना भी सिखाएंगे। अभी जो जो चल रही है मुद्दे की बात करो ना। अभी आपको पहचान करनी है कौन सी। मैंने प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, वो भी सीखेंगे अपन। उत्तर लिखो। अभिकारक की तुलना किससे करोगे? अभिकारक की संख्या कितनी? एक है। इधर उत्पाद और उत्पाद की संख्या भी कितनी? दोनों उत्पाद डिफरेंट है या एक जैसे हैं? अलग अलग है। इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? प्रतिस्थापन। तो उत्तर लिख लो। कर लोगे ना? कर लोगे? चलो, अगली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीडेशन और लेड नाइट्रेट वाली जो रिएक्शन है ना, वही इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक लेड नाइट्रेट लिखी ना अपन ने, PbNO3 वाली, तो इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या? ऊर्जा का स्थानांतरण। देखो, भौतिक परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी। क्योंकि उसमें क्या, किसका स्थानांतरण होता रहता है? एनर्जी का। अब लिखो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। एक तो इसकी परिभाषा हाइड्रोजन के आधार पर बनेगी। किसके आधार पर? एक किसके आधार पर बनेगी? ऑक्सीजन के आधार पर। और एक इलेक्ट्रॉन के आधार पर।
एक किसके आधार पे बनेगी? एक तो बनेगी आपकी हाइड्रोजन के आधार पर, इनकी परिभाषा। एक किसके आधार पर, और एक किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो अब देखो ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। इधर लिखना, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण। इंग्लिश में एक ही नाम लिखेगा, ऑक्सीडेशन। और इधर क्या लिखेगा? अपचयन। और इसको एक ही नाम से लिखेगा, वो रिडक्शन। इसको उपचयन भी कहते हैं। हाँ, इसको अवकरण। देखो नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले अपन पढ़े ऑक्सीजन के आधार पर इनको पढ़े। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? और जस्ट इसका उल्टा किसके में हो जाएगा? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो लिखो नंबर, परिभाषा नंबर 1, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन में वृद्धि होना। अपचयन में जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन की क्या? कमी होना। एक को याद रखो, इसीलिए एक साथ लिख रहे हैं। एक को याद रखो, दूसरा अपोजिट चलता जाएगा उसका। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि। इसका जस्ट अपोजिट किस में चला जाएगा? अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन। ये तो हो गई ऑक्सीजन के आधार पे। किसके आधार पे? नेक्स्ट किसके आधार पे पढ़ेंगे? तो नंबर 2 लिखो, हाइड्रोजन की कमी। हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का निकलना। जस्ट अपोजिट इसके हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना। हाइड्रोजन कहाँ आ रहा था उस सक्रियता श्रेणी में? हाइड्रोजन के ऐसे थोड़ी आएगा, बीच में आ रहा है ऑप्शन में। हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर कौन सा एलिमेंट था? तत्व का नाम देख के बताओ। और हाँ, और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे हाँ, देखो देखा ध्यान से। और जिंक कहाँ था? जिंक तो हाइड्रोजन, इससे आपके कॉपर से, इनसे ऊपर था। हाँ, आयरन से भी ऊपर था, लोहे से भी ऊपर था जिंक तो। हाँ, अब देखो यहाँ पे, इधर देखना, ऑक्सीकरण का मतलब पहली परिभाषा किसके आधार पे? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगी? इसका जस्ट उल्टा किस में लिख दो? अपचयन में। ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन निकल रही है तो किसकी कमी हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोजन की कमी। हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का निकलना किसमें है? और अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना। नंबर 3, हेडिंग डालना इसमें अलग, इंपॉर्टेंट कर लेना थोड़ा इसको। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इंपॉर्टेंट करके लिखना।
इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का निकलना, नीचे जगह नहीं इसलिए बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन का निकलना, या सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन की क्या लिख सकते हो, कमी। इसका जस्ट उल्टा इधर क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन की कमी। अब चेन में क्या लिखूं भाई, हाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। एक बार इन परिभाषाओं को तीनों को देखो, ये अगर आपके दिमाग में रहेगी तो अभिक्रिया आसानी से अभिक्रिया लिखी हुई मिलेगी भाई, रटना नहीं है वहां पे जाके, ये 2-4 घंटे रटोगे, टाइम ऑफ वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा तो आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो, लिखी हुई मिलेगी आपको याद। ये तीनों परिभाषाएं दिमाग में होनी चाहिए आपके। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि। इसका जस्ट उल्टा कर दो, ऑक्सीजन का निकलना या कमी। दूसरी परिभाषा, हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का निकलना, जस्ट उल्टा कर दो ऑप्शन में, हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या, ऑक्सीकरण। और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या वृद्धि होना। ये 3 परिभाषाएं अब अप्लाई करेंगे अपन एग्जाम्पल्स पे, तब समझ में आएगी। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ऑक्साइड लिख लो, आधा अधूरा लिख। इसको एक नाम दिया था हिंदी में अपन ने, चल, हाँ, मैग्नीशियम के फीते का जलना, रासायनिक वो है ये। क्या हो रहा है इसमें, इधर देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको उत्तर निकालना है तो सबसे पहले अभिकारक को देखना है। मैं बार बार ये लाइन बोल रही हूँ आपको। स्टेप नंबर 1, पेपर में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई मिलती है, उसमें सबसे पहले किसको देखना है, अभिकारक को, फिर उत्पाद को देखना आपको। अब मुझे बताओ, अभिकारक यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है या इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, अरे भाई ये तो अकेला ही तो है यहाँ पे, अभिकारक 2 है यहाँ पे, एक तो मैग्नीशियम है और एक है, तो मैग्नीशियम के साथ में इधर क्या ऑक्सीजन जुड़ी हुई है क्या, नहीं। एक उत्पाद में मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ी हुई है, और अभी अभी अपन ने सीखा है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। वो ऑक्सीकरण को जानबूझ के क्या लिखेगा ताकि आप प्रश्न गलत करो। मैग्नीशियम इधर अकेला ही तो है, और उधर Mg के साथ में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो Mg के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो लिखो इस अभिक्रिया को, अभिकारक और उत्पाद को देख लो बस। इधर मैग्नीशियम अकेला है, प्लस O2 लिखा हुआ है, MgO थोड़ी लिखा हुआ है इधर, तो इसको ना इस बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अरे भाई प्लस O2 लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ तो ऐसा लिखा होता है 2MgO, ऐसे लिखा हुआ है क्या, मैग्नीशियम अलग है और ऑक्सीजन अलग है। इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जुड़कर किसका निर्माण करते हैं,
मैग्नीशियम में ऑक्साइड, अर्थात जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ में जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। लेकिन हमारा प्रश्न गलत हो इसलिए एग्जामिनर चला के क्या लिखेगा। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इंग्लिश वाले प्रश्न में चले जाना, उसके पास में एक ही विकल्प है, वो क्या लिखेगा, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो तुम ही बता दोगे, अब सरल सरल कराते फिर चलते हैं हार्ड की थोड़ा सा। S प्लस O2, C प्लस O2, Pb प्लस O2, लिखो उदाहरण। हमेशा किसको देखते जाओ और फिर किसको देखो, बस इधर लेड अकेला, इधर क्या जुड़ गई, और ऑक्सीजन का जुड़ना अभी पता है, ऑक्सीजन, इधर कार्बन अकेला है, इधर कार्बन के साथ में क्या जुड़ गई, इधर सल्फर अकेला बैठा है, इधर क्या जुड़ गई, और ऑक्सीजन का जुड़ना। और एग्जाम में ऑक्सीकरण को क्या लिखेगा हिंदी में, उपचयन। इसका मकसद है सवाल गलत हो। बात किसी कर लेते यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, 3 महीने के एक पेपर बच रहा है, किसी बात करते हो तुम। मैंने थोड़ा सा सो के पढ़ गई। इंग्लिश तुम्हारी क्लास में तैयार हो रही है, साइंस तुम्हारी हो ही रही है, सर सुबह रिवीजन करा ही रहे हैं। इस चीज़ का आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट देना अपने को, ये नहीं है कि हाँ हो गया बस ठीक। हमारे कराने से कुछ नहीं होगा, आउटपुट आपसे मिलेगा। ये अभी तो इनपुट चल रहा है, सिखा रहे हैं, और जिस दिन पीडीएफ में नंबर मिल जाएगा, बात नहीं कर दी सकता है, बार बार बोल रही, बुरा लगे, बुरा लगने वाली बात नहीं है। 3 महीने बाद एग्जाम है, वैकेंसी इतनी हर बार इतनी कमी दे रहे हैं, स्टूडेंट तो उतने बैठेंगे, 50 निकालोगे तो भी उतने स्टूडेंट बैठेंगे, 10,000 निकालोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नकल तो इसमें नहीं रुक सकती मेरे विचार से। तो क्या कहना है, नकल को रोकने के लिए हम नंबर ऑफ सीट्स को कम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े में करवा रहे हैं, ताकि नकल जो है वो रुक जाए। कैसे पॉसिबल है, बच्चे तो उतने ही रहेंगे, बच्चे थोड़ी कम हो जाएंगे कि तुमने जैसे हिस्ट्री में 90 सीट है तो वहाँ पे 2,000 ही बैठेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम 90 निकालोगे तो भी 40-50 हज़ार बैठेंगे, तुम 10,000 निकालोगे तो भी उतने, हाँ 85। मुझे साइंस का याद रहता है कि साइंस में इतने नहीं बैठते। लिखो अगला उदाहरण, इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्वेश्चन के रूप में लिखना। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है, उदाहरण है। ये Cl है ना, देखो 2KClO3 नाम लिख देती हूँ, सब लिखा मिलेगा आपको, कुछ याद नहीं करना, समझना है। इनसे सरल प्रश्न पूरे पेपर में नहीं मिलेंगे। क्लोरेट है ये, पूरे पेपर में इनसे सरल प्रश्न नहीं होंगे, ये बात मान के चलो आप। पोटेशियम क्लोरेट या इसमें क्लोराइड में बदल जाएगा यहाँ पर आके। और ये इधर क्या है,
ऑक्सीजन। अब ये अभिक्रिया लिखो पहले तो, अभिक्रिया लिखो फिर ऑप्शन लिखो। रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई मिलेगी पेपर में, जैसे ये मिल गई। अब ऑप्शन नंबर 1 पहले अभिक्रिया लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। नंबर 4 अपचयन अभिक्रिया। क्या करोगे? इधर वाले क्या कहलाते हैं? और ये क्या है? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, KClO3 है ना। यहाँ केवल क्या लिखा हुआ है, अर्थात किस कौन हट रहा है इससे, ऑक्सीजन निकल रही है या जुड़ रही है। और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना हिंदी में क्या कहोगे? और इसमें एक ही है, इंग्लिश में तो उत्तर लिख लो इसका, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया। कर सकते हो ना ऑक्सीजन के आधार वाला। तो हमेशा सीधा ऐसे घोष-पोष नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभिकारक देखो पहले तो, है ना। फिर क्या देखना है, इन दोनों का आपको कंपैरिजन करना है। इधर KCl के साथ में क्या है, O3, और यहाँ पर क्या है, Cl। चलो तुम जैसे बोलो, इसका मतलब यहाँ Cl के KCl जो है यहाँ पर किसकी कमी हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया। अगला लिखो, तो वो ऑप्शन में लिखेगा वियोजन और अपचयन। वियोजन और, हाँ अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन में अगर लिखता है तो वो वियोजन भी आप सही मानोगे अगर हो रहा है तो दोनों एक साथ लिखेगा, अलग अलग नहीं लिखेगा। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा है तो दोनों ऑप्शन एक साथ, वियोजन व अपचयन ऐसे लिखेगा। तब आपको उस स्थिति में ऑप्शन वो सही करना है। हाँ दोनों होगा, ऐसे अलग अलग नहीं लिखेगा। फिर अगर उसको दोनों एक साथ पूछनी है तो वो दो दो ऑप्शन लिखेगा, वियोजन ऑक्सीकरण, संयोजन ऑक्सीकरण ऐसे लिखेगा। फिर वो आगे लिखो। ये समझ में आ गई? KCl के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। उत्पाद में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। अगला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट करके लिखना, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक हाइड्रोजन सल्फाइड, सब लिखे हो मिलेगा। इनको देख के परेशान मत हो, तुम तो पहचानना सीखो बस। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, H2S ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तथा
जल का निर्माण होता है तथा जल का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। H2S को क्या बोल रहा है वो, ये सब लिखा हुआ है मान लो पेपर में, आप सीधा उत्तर निकालेंगे अपन, अब ऑप्शन नहीं लिख, या ऑप्शन में तुम तुक्केबाजी करते हो। इधर क्या है, जल, और इधर सीधा सीधा क्या निकल गया, सल्फर, सरल भाषा में लिखवा देती हूँ। और इधर क्या है, ऑक्सीजन। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये सब मामला पेपर में लिखा हुआ है, कुछ याद नहीं करना है, आपको पहचान करनी है, बस पहचान करनी है। अभिकारक और उत्पाद का कंपैरिजन करो, इधर हाइड्रोजन के साथ में क्या है और इधर क्या है, और प्लस O2 लिखा हुआ है, ये वैसे अभिक्रिया से देखने को पता चला हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, और वो क्या लिखेगा हिंदी में, उपचयन। ये अभिक्रिया कौन सी है, उपचयन या ऑक्सीडेशन। घबराना नहीं है, हमेशा अभिकारक को किससे कंपैरिजन करना है, वैसे तो इसमें कंपैरिजन करने की भी जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस O2 लिखा हुआ है। तो ये एक परिभाषा लिखी है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो उसको अपन प्लस O2 भी तो लिख सकते हैं रासायनिक भाषा में, या हिंदी में यहाँ थोड़ी लिखेगा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐसे थोड़ी करेगा वो। प्लस O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन जुड़ रही है तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। लिखो, और तुम वो परिभाषा याद करो पहले तीन, उसके बिना नहीं रहेगा, तुम तुक्केबाजी मारोगे। एक बार वो परिभाषा देखो, अब आगे वो पढ़ेंगे पर रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों एक साथ चलती है, पहले अलग अलग सीखो इनको, तब रेडॉक्स समझ में आएगी तीनों पर। हाँ पढ़ो इसको, तीनों अभिक्रिया जो परिभाषा लिखी है ना तुमने, तीनों याद करो, एक को याद कर लो, दूसरा अपोजिट है। ये याद होगा तो ही हो पाएगी ना, अभिक्रिया याद करनी है आपको, अभिक्रिया पेपर में लिखी हुई मिलेगी, इससे सरल क्या होगा दुनिया में, मुझे बताओ। केवल पहचान करनी है आपको, पूरे पेपर में सबसे सरल प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। याद है क्या तीनों परिभाषा, ये दिमाग में रहेगी तो तुरंत आंसर निकाल लोगे वहां पे। फिर पहचान ही करनी है केवल, ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, जुड़ रही है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, निकल रहा है, बस यही तो देखना है, तीन चीज देखना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, कहानी खत्म। कल एक अभिक्रिया लिखी थी अपन ने, ये लिख लिया, यहां तक समझ में आया। इसमें तो कोई अभिकारक और उत्पाद का कंपैरिजन ही नहीं करना, प्लस O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण या उपचयन, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसमें तो प्लस O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन है जुड़ना। अगला लिख, कल एक अपन ने अभिक्रिया लिखी थी, अब मान लो उसमें संयोजन वियोजन नहीं दे रखा और ऑक्सीकरण अपचयन दे दे। एक लिखी थी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहा था डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एथिन, प्लस प्लस H2। क्या देखो पन्ना जो है पीछे चलो कल वाले, संयोजन अभिक्रिया में देखो लिखा, अब संयोजन वियोजन कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, ऑक्सीकरण,
अपचयन, विस्थापन, ऑप्शन 1 व 2 दोनों। ऑक्सीकरण, अपचयन और विस्थापन, और ऑप्शन नंबर 4 1 व 2 दोनों। ऑक्सीजन तो देखिए, इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन दिख रही है क्या? तो ऑक्सीजन को तो वहीं छोड़ो, उस परिभाषा को तो। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, हाइड्रोजन वाली लाइन अप्लाई होगी इस पे, ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं ना, तो उसको तो वहीं खत्म कर दो उस बात को तो। अब हाइड्रोजन वाली लाइन पे आओ, हाइड्रोजन है ना इसमें, फिर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 कितने, 4। इधर कितने, 3 और 3 कितने है। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, या हाइड्रोजन की संख्या में क्या हो रही है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। और इस अगर ये भी नहीं हो तो सीधा सीधा यहाँ प्लस H2 लिखा हुआ है। प्लस H2 का मतलब क्या जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। लिख लो ये भी। इसको अगर उसके मन में आ गई कि मेरे को थोड़ा और टिपिकल करना है, तो अपचयन के साथ में संयोजन भी जोड़ देगा एक ऑप्शन में। तब ऑप्शन क्या करोगे, संयोजन का मतलब तो जुड़ना ही होता है। कल लिखी थी ना ये अभिक्रिया, इसमें लिखी थी संयोजन में। अब तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर रहे हो, यहाँ ऑक्सीजन का लेना देना ही नहीं है पूरी अभिक्रिया में, कहीं ऑक्सीजन नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। हाइड्रोजन दिख रहा है इसमें, तो इसका मतलब हाइड्रोजन वाली लाइन अप्लाई होगी, वो जब ही होगी जब आपको याद है। तो इसको अगला अगला भी क्वेश्चन के रूप में लिखना। एक रासायनिक अभिकारक, एक रासायनिक अभिकारक एथेनॉल एथेनॉल हिंदी में लिखो पहले। एक रासायनिक अभिकारक एथेनॉल, एथेनेल में, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एथेनेल में एथेनेल में परिवर्तित होता है, एथेनेल में परिवर्तित होता है, तो उपरोक्त उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नो नो एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं देंगे, सीधा निकालो। अब इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ गए इस बार, इसका मतलब दोनों चीजें देखनी पड़ेगी आपको। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ कितने हैं, और यहाँ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर आ जाओ। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, और यहाँ कितने हैं, तो टोटल कितने हुए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, एक, और इधर ऑक्सीजन भी कितनी है, यानी कि ऑक्सीजन तो इधर भी एक है और उधर भी एक है, इसका मतलब ऑक्सीकरण का तो कोई लेना देना नहीं है।
चलो ऑप्शन लिखो। लिखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कोमा, सॉरी दूसरा लिखना अपचयन, अपचयन। तीसरा लिखना विस्थापन, चौथा लिखना ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों। क्या करोगे भाई? हाइड्रोजन की संख्या इधर क्या है और इधर कितनी है? 4। हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी। हाँ, या हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो अभिक्रिया कौन सी? ऑक्सीजन। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम 100% सही करके आओगे। ऑक्सीडेशन। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इनको गिनती कर करके लिख लो। भाई इधर कितने? 3, 2 और 1। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने है? इसमें कितने? 3 और 1 है। 2 हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे कर लो। अब लिखो इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। वेरी सिंपल। अगर मान लो धनात्मक आवेश बढ़ रहा है, कौन सा आवेश बढ़ रहा है? धनात्मक आवेश बढ़ रहा है, बस पहचानने का तरीका बता रही हूँ। तो वहां पर अपन लिखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। या धनात्मक आवेश में क्या हो रही है? वृद्धि। जैसे Fe+2 है ना, यहाँ पर क्या है? धनात्मक आवेश है कि नहीं है? अब इधर मैंने लिख दिया Fe+3, धनात्मक आवेश में क्या हो रही है? तो वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जस्ट इसका उल्टा, यदि ऋणात्मक आवेश आ रहा है या नेगेटिव जो चार्ज में वृद्धि हो रही, उल्टा नहीं हुआ बेटा। किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। परिभाषा में क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब माइनस चार्ज निकल रहा है। और कौन सा बढ़ रहा है? यही तो लिखा है। तुम लिखो इसमें, लिखो इसमें लाइन है। यदि किसी पदार्थ से, लिखो भाई अपनी भाषा में लिखो। ये भी इसमें भी कंफ्यूजन हो रही हो। लिखो यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धन आवेश आता है, धन आवेश आता है, या धन आवेश में वृद्धि होती है। धन आवेश में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। आप समझ गए? इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज क्या हो रहा है? यही तो लिखा है अपन ने। धनात्मक आवेश में क्या हो रही है? या इसको अपन केमिस्ट्री की भाषा में, परिभाषा में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का निकलना, अर्थात धनात्मक आवेश में वृद्धि। अगली लाइन से लिखना, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो, इसका मतलब ऋणावेश जुड़ रहा है उससे। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसा होता है? तो ऋणात्मक आवेश जुड़ेगा तो इसका मतलब ऋणावेश बढ़ेगा। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ऋण आवेश आता है, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऋण आवेश आता है। हाँ,
इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ऋणावेश आता है या ऋणावेश में वृद्धि होती है? या ऋणावेश में वृद्धि होती है? अब इसको पढ़ो, इस लाइन को एक बार, क्या लिखा है ये याद रखना। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक। अगर ये जुड़ेंगे तो कौन सा आवेश बढ़ेगा? अगर ये निकलेंगे तो कौन सा आवेश बढ़ेगा? इसको सही लिखा है पर नहीं, गलत कुछ नहीं लिखा। अब बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1, इस लाइन को पढ़ो एक बार। लाइन को पढ़ो और उदाहरण लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या एफ ई प्लस है, 2 है। इधर देखो 3। धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है, कमी, और धनात्मक आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। या सीधा सीधा पता चल गया देखने से, इससे सरल प्रश्न दुनिया में कहीं नहीं हो सकते हैं, इसमें इतना सोच रहे हैं। ऑक्सीडेशन लिखो इनको। एक मिनट भी ध्यान भटका पढ़ाते टाइम तो कॉन्सेप्ट गया पानी में। इसलिए बार बार कह रही हूँ, बात नहीं करनी है। ना तो मैडम एग्जाम में मिलेगी और ना आपको बुक वहाँ पे मिलेगी। आपका सारा दिमाग में जो स्टोर करके गए हो वही काम आएगा। और सबसे सरल प्रश्न है ये पूरे पेपर के, इनसे सरल प्रश्न नहीं आते। केवल आपने एक वहम बना रखा है, एक साइकोलॉजी ऐसी डेवलप कर रखी है कि अभिक्रिया, अभिक्रिया तो सबसे बेकार है। क्योंकि हमने 10th क्लास में जो है इन सारी जो प्रॉब्लम फेस आउट करी है, क्योंकि वहाँ लिखने वाला होता था, पढ़ाने वाले कोई थे नहीं, समझाने वाला कोई था नहीं। खुद याद करो, जितना याद कर दिया उतना लिख दिया, जो नहीं आया वो आज तक नहीं आया। फिर बेस कमज़ोर है, गलती किसी की नहीं है, बेस कमज़ोर है क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेट में पढ़े हो अधिकांश। बस सरकारी में तो ये है। अब तो फिर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो जा रहे हैं वो काफ़ी टफ कंपटीशन फाइट करके जा रहे हैं, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। इतनी भयंकर खतरनाक कंपटीशन पास करके जाएंगे वो तो पढ़ाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको खुद को आता है। पहले जो लग गए ठीक है, वो जैसा आया कर दिया, ठीक है, पढ़ दिया क्लास में, हाँ BaCl2 प्लस SO4 BSO4। आगे देखो, अब इधर देखो, यहाँ सोडियम और यहाँ सोडियम पर कौन सा आवेश आ रहा है? धनावेश आ रहा है। इधर धनावेश है क्या? उदासीन है ना, तो धनावेश है ना ऋणावेश है। इधर धनावेश आ रहा है, इसका मतलब ये भी विक्रिया कौन सी है? ऑक्सीडेशन है। अब इधर देखना, ये क्या है? क्लोरीन। क्या है? अब इसको देखने से प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ना, देखते ही पता चल रहा है प्लस ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कौन सा आवेश आएगा? कौन सा आएगा? ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऋणावेश आएगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। और अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन।
आवेश देखना आपको तो खुद, आवेश तो देख ही सकते हो। दो ही तो प्रकार के आवेश है, प्लस और माइनस। वो 50-60 आवेश है क्या? अगला लिखो इंपोर्टेंट करके, इंपोर्टेंट करके लिखना। MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, MnO4 -2। तो हिंदी में नाम लिख देती हूँ, मैग्नेटाइन। बात नहीं करनी है बच्चों, नहीं तो मैं फिर मैग्नेट आयन। अब बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आवेश देखने, दो ही आवेश है, एक ऋण और एक धन आवेश। यहाँ पर माइनस एक बार है, इसका मतलब -1 है, और यहाँ पे देखो प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो देखने की जरूरत नहीं है। प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऋणात्मक आवेश में वृद्धि होगी या कमी? वृद्धि। और यहाँ पर आवेश कितना आ गया? -2, और इधर कितना है? 1 ही है, केवल एक बार लिखा हो। इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही कितना होगा? -2। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है? ऋणात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब अपचयन या क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक घर से करके लाना। तो 2 mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 mg, और यहाँ पे +2 लगा लेना। ये अभिक्रिया है। इसका उत्तर लिख के लाना, नो ऑप्शन। mg पे +2 आवेश लगा लेना। अब याद नहीं करना, कल घर पे करके लाना। हेडिंग डालो रेडॉक्स अभिक्रिया। +2 धनावेश है ना, हिंट कर देती हूँ। +2 किस पे लगा हुआ है? +2, और +2 यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि धनात्मक आवेश भी +2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या होगा वो उत्तर प्रश्न? देखो इसमें अगला रेडॉक्स अभिक्रिया, 2 लाइन छोड़ देना बस। रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी लिखी थी? हाँ, और एक लास्ट में लिखी थी उदासीनीकरण, और उष्मा के आधार पे 2 प्रकार की। कितने? कौन कौन सी हो? हाँ, अब परिभाषा लिख लो रेडॉक्स की। रासायनिक अभिक्रियाओं, लिखना रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसे लिखना रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ कहते होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा
दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। दूसरे पदार्थ का क्या होता है भाई? और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स। कल पढ़ेंगे, इसको पढ़ के आना है ना। तुम मेरे मुंह की तरफ कम देखा करो, रजिस्टर है ना इसको ज़्यादा देखा करो, ये काम यही आएगा। वो समझ के उत्तर दिया करो, तुक्केबाजी में ऑप्शन देना बंद कर दिया आज से, मान लो। क्योंकि फिर तुम कोई बोलता है विस्थापन, एक बोलता है संयोजन, एक बोलता है वियोजन, ऐसे फिर क्या होता है, टॉपिक जो पढ़ा है उस क्या कॉन्सेप्ट था वो तो दिमाग से निकल गया, तुक्केबाजी में दिमाग रह गया। इसका उत्तर करके लाना कल। क्या करके लाओगे? अपचयन करोगे, ऑक्सीकरण करोगे, +2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये याद रखना। कल ये टॉपिक आधे घंटे का बच्चा है, कल शुरू करेंगे परमाणु और अणु। 2020 से लेके 2022 तक जो भी पेपर हुए हैं, अणु और परमाणु में से एक ही पेज से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर वो पन्ना याद हो गया तो कर दोगे, और वो बुक में दे नहीं रखा है। क्या था वो पन्ना? 1 से 20 तक तत्व है ना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक तत्व याद करने, और उनका द्रव्यमान याद करना। आपको क्या याद करना है? और जिसने ये याद कर लिया उसका काम हो गया बस। उस एक पन्ने पे देखो, ना तो वो परमाणु मॉडल पूछ रहा है, ना वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है, वो न्यूमेरिकल दे रहा है। और वो न्यूमेरिकल 1 से 20 तक तत्व याद होने आपको। कल जैसे आज ट्रिक बनाई थी ना, कल ऐसे ट्रिक बना के याद करेंगे, और उनका सबका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, वो द्रव्यमान याद होगा तो वो चाहे मर्जी जो हो क्वेश्चन लिखे। 1 से 5 सेकंड, खैर साइंस वाले को तो रटा हुआ है इसलिए वो देखते ही कर देते, आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा ऐसा प्रश्न आ रहे, और आप खुद कहोगे कि इतना सरल सवाल था, हमने देखा ही नहीं, या गलत कर दिया। तो वो पेज ही है पूरा, अणु परमाणु में वो एक पेज ही है जिससे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ये कल टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल शुरू करेंगे अणु और परमाणु। और इसको पढ़ के आना भाई। ऑक्सीकरण अपचयन में एक तो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, और एक को याद कर लो, और या तो ऑक्सीकरण को याद कर लो, ऑक्सीकरण को याद कर लिया तो अपचयन उसके जस्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनात्मक आवेश में वृद्धि होती है या कमी?